नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकंड बुक 11th क्लास की राजनीतिक सिद्धांत। हमारे सेकंड बुक का सेकंड टर्म का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में आज हम पढ़ेंगे और हम जो अपना फर्स्ट बुक है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड बुक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस स्वतंत्रता अध्याय का परिचय देख लेते हैं। परिचय की हम बात करते हैं। देखिए, मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदाय का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक तैयार हो जाते हैं या हो रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की सुरक्षा हो। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त कराती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिसमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को एकत्रित और विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर नजर डालेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के बाद व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को हम समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे और यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत क्या है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं, स्वतंत्रता का आदर्श। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुके और कुछ विचार करें कि 20वीं शताब्दी के एक महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों की शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में एक आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल है। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं न्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का जो संघर्ष है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या गोरे लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। ये बेटा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करिएगा। देखिए कि स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों में बिताए। आप इसको नोट डाउन करिएगा। कल्पना कीजिए कि अपने जीवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल, मंडेला के प्रिय खेल बॉक्सिंग था। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। मंडेला का जो प्रिय खेल था वो क्या था? बॉक्सिंग था। चलिए, खेलने, अपनी पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के
अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकांकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत भारी कीमत चुकाई है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सान सूकी के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार जो थे वो प्रेरणा स्रोत रहे थे। आप इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में कि आंग सान सूकी के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे और आंग सान सूकी म्यांमार देश से संबंधित है। आप इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। सूकी को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया। सूकी अपने बच्चों से अलग है, यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सूकी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सूकी अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। आंग सान सूकी की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है, आंग सान सूकी की पुस्तक का शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। आप इसको इंग्लिश में ही नोट करिएगा, फ्रीडम फ्रॉम फियर। वह कहती है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण जीवन, मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ को समझने की मांग करते हैं। सूकी का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सूकी के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। यह आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। आंग सान सूकी और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, जो नेल्सन मंडेला जी हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी, वो दक्षिण अफ्रीका देश के थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा भेदभाव होता था, तो उस भेदभाव के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया है और उसी से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला जी को अपने जीवन के 28 वर्षों तक जेल की कोठरियों में बंद रखा गया था। और आंग सान सूकी की हम बात करें तो उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और उन्होंने आदर्श माना महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के अहिंसा के विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उन्हीं के विचारों को आदर्श मान करके आंग सान सूकी ने म्यांमार में संघर्ष किया अपनी स्वतंत्रता के लिए, एक आदर्शपूर्ण जीवन जीने के लिए, भय से मुक्ति के लिए। चलिए, स्वतंत्रता क्या है, अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। नोट डाउन करिए आप अपनी कॉपी में इसको, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव एक ऐसी स्थिति का होना है जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा।
समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य का भी हो सकता है, जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है, सही है, और कौन सा नहीं। इस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमें यह तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना होगा जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सकेंगे। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं से भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन, न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रतिबंधों के स्रोत। प्रतिबंधों के स्रोत पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ, संक्षिप्त रूप में, कि स्वतंत्रता के दो पहलू हैं। एक नकारात्मक पहलू है और दूसरा सकारात्मक पहलू है। आप इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। स्वतंत्रता के दो पहलू हैं। एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जिसमें व्यक्तियों पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं और व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी होती है कि वह जो करना चाहे, जो उसका मन करे वो उस काम को कर सकता है। उसकी वजह से किसी के अधिकारों का हनन होता है तो होता रहे, लेकिन जो वो करना चाहता है वह करने की आज़ादी उसको मिलनी चाहिए। मतलब प्रतिबंधों का अभाव होना ही नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका मतलब होता है बंधनों की उपस्थिति। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना की जाए, ये हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता में लोगों के ऊपर प्रतिबंध होते हैं, कुछ काम करने पर रोक लगाई जाती है। रोक लगाने के पीछे कारण यह होता है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता की भी सुरक्षा हो सके। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम बात करते हैं अपने भ्रमण की स्वतंत्रता की और हमारा मन कर रहा है कि हम सड़क पे घूमें। अब हम रोड पर घूम रहे हैं, सड़क पे बस भी चलती है, सड़क पे जो है बस चलती है, वाहन चलते हैं, गाड़ी, स्कूटर, साइकिल सब चलते हैं, लेकिन हमारे चलने के लिए, पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है। अब हमारा मन क्या कर रहा है, भाई हमें घूमने की स्वतंत्रता है तो हम तो रोड के बीच में घूमेंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे दूसरे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। आपको खुद को भी चोट लग सकती है अगर आप रोड के बीच में चलेंगे, लेकिन आपकी तो स्वतंत्रता है तो आप तो कहीं भी चलेंगे।
ये चीज़ गलत है। ये हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता हुई कि हम रोड के बीच में भी चलेंगे, जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ चलेंगे, और इससे दूसरे की स्वतंत्रता का नुकसान होता है तो होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है। अब आपको चोट लगे दूसरे की वजह से तो लगती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये नकारात्मक स्वतंत्रता है और हम अपनी स्वतंत्रता का जिस तरीके से चाहे प्रयोग करेंगे। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, हमारे चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है। अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो जब हम फुटपाथ पर चलेंगे तो वाहन भी अपना आसानी से चलेंगे और आपको भी चोट नहीं पहुंचेगी। तो देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में केवल प्रतिबंधों का अंतर है। नकारात्मक में प्रतिबंध नहीं होते हैं, सकारात्मक में प्रतिबंध होते हैं, और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपको समझ आ गया होगा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं। और अब हम बात करते हैं प्रतिबंधों के स्रोतों की। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था में लगाए सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है। लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब ऐसे में दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकते हैं, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़कों पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई झगड़े, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे। देखिए, ये असहमति, जैसे कि पद्मावती फिल्म आई थी तो उस पर उसके कुछ सीन पर ये जो असहमति जताई गई थी कि ये नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाया जाना चाहिए, गलत है। ठीक है, तो हिंसा और कई बार जन हानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के बंटवारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप से एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछित लग सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एकरूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हानि सिद्धांत। अब देखिए बच्चों, जो हमने अपना ये पॉइंट पढ़ा है अभी, प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। अब देखो, आपको पता चल गया होगा प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो जो मैंने आपको अभी भी दिया था सड़क पे घूमने वाला। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हानि सिद्धांत, और हानि सिद्धांत शुरू करते हैं। देखिए, इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया है। तो देखिए, एक पॉइंट नोट करिए आप, जॉन स्टुअर्ट मिल का जो निबंध है ऑन लिबर्टी है, इसको नोट डाउन करिए, इम्पोर्टेंट है। प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, हानि सिद्धांत का वर्णन किया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में, नोट डाउन करिएगा। आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा, एकलौता जो लक्ष्य है वो आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग पर एकमात्र उद्देश्य अन्य किसी को हानि से बचाना हो सकता है। अब देखिए, हम किसी के कार्यों में, ये जॉन स्टुअर्ट मिल का जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं, आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में पूरा। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हम अकेले या समूह बना करके हस्तक्षेप करने का केवल एकलौता जो लक्ष्य है वो है हमारा आत्मरक्षा। अगर हमारी सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंच रहा है तभी हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उस व्यक्ति के कार्यों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। और सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य, और इसके उद्देश्य जो है एकमात्र उद्देश्य केवल अन्य किसी को हानि होने से बचाना हो सकता है। आप इसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में पूरा, यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। अब मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वयं संबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर किया। आप इसको नोट डाउन करिए। मिल ने दो प्रकार के कार्य बताए हैं, एक स्वयं संबंधी कार्य और दूसरा है पर संबंधी कार्य। देखिए, जो स्वयं संबंधी कार्य है वो वे कार्य होते हैं, हेडिंग बना लीजिए दूसरी, स्वयं संबंधी कार्य है वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। अर्थात स्वयं संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जो व्यक्ति उस काम को करेगा उसके ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है पर संबंधी कार्य। पर संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव करने वाले के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। देखिए, जबकि पर संबंध कार्य वे कार्य हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कर्ता पर भी डालते हैं और बाकी पर भी डालते हैं। और स्वयं संबंधी कौन से होते हैं, जो मैं करूंगी तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और पर संबंधी कार्य होते हैं कि मैं कर रही हूँ, मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मेरे साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, आप दोनों पॉइंट्स नोट करिएगा। इसमें मिल ने जो है कार्यों के दो प्रकार बताए हैं, एक तो स्वयं संबंधी कार्य होते हैं और दूसरा पर संबंधी कार्य होते हैं। मिल का तर्क है कि स्वयं संबंधी कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो स्वयं संबंधित कार्य वे कार्य हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन करेगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है,
इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध उन पर लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में पर संबंध कार्य वे कार्य हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए पोल्यूशन फैल रहा है। अब पोल्यूशन की अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन किसी का मन कर रहा है कि वो बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनना चाहता है। अब बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि उनके बगल में ही कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो देखिए उसके ऊपर कितना बुरा गलत प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। तेज़ आवाज़ में गाने सुनने का उनके हार्ट के ऊपर भी कुछ नुकसान कर सकता है, और वैसे कानों के लिए तो सभी के लिए नुकसान का है। चलिए तो किसी अच्छा ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया है कंप्लीट। चूंकि पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है, पॉइंट नहीं। चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देते हैं कि सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दो, सामाजिक रूप से करो जो करना है। अगर छोटी मोटी हानि हो रही है, गंभीर हानि हो रही है तो फिर वो सरकार को उठानी चाहिए उसके लिए कदम। उदाहरण के लिए यदि किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफी होना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल किया ही नहीं जाना चाहिए। सामाजिक रूप से आपके अड़ोस पड़ोस की बात है तो अपने आप निपटा लो इस काम को, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह ना करते हुए ऊंची आवाज में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। सामाजिक रूप से बहिष्कार करिए उसका। ऊंची आवाज में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होता है। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों में परसंबंधी कार्यों पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। लोगों को विविध जीवन शैलियों, अच्छा ये विचार जे.एस. मिल जी के हैं, ये हमारे विचार नहीं है, ये जे.एस. मिल जी के विचार है, वो पढ़ रहे हैं हम। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी ना माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार में कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे समुचित हो और उन्हें तर्क की कटौती पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में ना तो अतिरेक हो और ना ही असंतुलित, तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में भी डाल देगी। अगला पॉइंट है हमारा सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता। ये पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही, हम इसको केवल रीड कर लेते हैं। इस अध्याय में एक मिनट, इस अध्याय में
पहले हमने स्वतंत्रता की दो आयामों की चर्चा की थी, बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और अन्य को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी कर सके, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हस्तक्षेप के इस क्षेत्र से, इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। हमें जो मानने की ज़रूरत है वह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्तित्व के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरों को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है कि विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप में लघुत्तम क्षेत्र में आता है, हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती, या यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धर्म सत्ता, ICC या CBI जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। उसमें उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है कि इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इस संबंध को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। अच्छा बेटा, एक पॉइंट आप लोग नोट करिए, सकारात्मक स्वतंत्रता से जो संबंधित हमारे विचारक हैं रूसो, एक मिनट, स्वतंत्रता से संबंधित हमारे विचारक हैं, नकारात्मक की बात हो रही है और सकारात्मक स्वतंत्रता की दोनों की बात हो रही है, तो स्वतंत्रता से संबंधित हमारे विचारक हैं रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी और अरविंद। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, इनके नाम। स्वतंत्रता से संबंधित विचारकों के नाम है रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी और अरविंद। चलिए आगे चलते हैं। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इस संबंध को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह होता है। जब मिट्टी उपजाऊ हो तो सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल पाता है, अन्यथा मुरझा जाएगा। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में सामर्थ्यकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीब अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकता को ध्यान
में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए, शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं। इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर सकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती है और एक दूसरे का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारों को बोलना, अपने विचार व्यक्त करना। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। J.S. मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। आप इसको नोट डाउन करिए। J.S. मिल ने ये कहा है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया, जहां हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन समस्याओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाल्टेयर का कथन है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। आप इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्टेयर का कथन है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध हैं, है ना। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। कौन बनाना चाहती थी? दीपा मेहता। कुछ वर्ष पहले काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ और विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी डर था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इस तरह से ऑब्रे मैनन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। आप इसको भी नोट डाउन करिए। ऑब्रे मैनन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस, ये कुछ हिस्सों विरोध के बाद जो है प्रतिबंधित कर दी गई थी। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट और मी नाथुराम बोलते नामक जो नाटक था, इसका भी
विरोध करने के बाद इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि यह तत्कालिक मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन इसका यह मतलब है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए। आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप की बात तो करते हैं, सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये है कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगना चाहिए और किस में नहीं। क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए? इसी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में जो राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में ना लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है? अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में हैं और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती, अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा हो। तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखना चाहिए, सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्वक जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही ज़रूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की है। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, स्वतंत्रता वाला चैप्टर बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम अपनी जो दूसरा चैप्टर है समानता पढ़ेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और देखते रहिए अपने चैनल कला वर्ग को। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार बच्चों।